हाँ जी, शुरू की 2-3 लाइन हो चुकी है क्या? मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके फाइनली इसको, अब यहां से मैं रो इजकस टू रो नॉट ई रेस्ट पावर एल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं। कभी भी ये भी मैं बताता हूं, हमेशा डेल्टा टी मतलब किसी भी चीज का डेल्टा, किसी भी चीज का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, होता नहीं यही होता है। ओके, कहीं अगर कोई और कॉम्प्रोमाइज चीज है तो ध्यान दीजिए, हमेशा यही होता है, कहीं और कुछ और नहीं होता। अब ई रेस्ट पावर अल्फा टी को हम लोग अगर फॉर स्मॉल, अगर इफ अल्फा इंटू डेल्टा टी दोनों आर वेरी स्मॉल, तो इस एक्सपोनेंशियल को टेलर सीरीज से ओपन करके केवल फर्स्ट टू टर्म्स में यहां पर लिख देता हूं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगला मतलब जो टर्म्स हैं NC2 e⁻1 e⁻अल्फा डेल्टा टी रेस्ट टू पावर, वो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर दिया हूं और ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया है, जो इससे पहले आपने शायद कभी देखा भी होगा। और अगर ये नहीं देखा है तो सिंपल थर्मल एक्सपांशन जरूर आपने सुना होगा कि सर कभी कभी जो बचपन में हमने पढ़े थे L0 1 प्लस अल्फा टी, इस तरह से चीजों की लेंथ बढ़ती, क्या ये थर्मल एक्सपांशन आपने सुना हुआ है क्या? फाइनल लेंथ इज यस सर। इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा यस सर। डेल्टा टी। तो वही सेम फॉर्मूला यहां पर लग रहा है रजिस्टिविटी के लिए, ठीक है? तो अगर आपको ऊपर का मैथमेटिक्स पसंद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, because even if you like or don't like, you have to remember the formula for the better understanding and use of it, ठीक है? You are not going to, मतलब nobody is going to ask this thing in IIT JEE और नीट, ठीक है? आपको ये जबरदस्ती कोई नहीं कराएगा कि इसको मेरे को तो पूरा ही करके दो ना, आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना है, डायरेक्ट आप फंडा यूज कर सकते हो और चल सकते हो। बस एक ही कंसर्न पॉइंट है, कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, अल्फा तो छोटा है ही है, डेल्टा टी भी बहुत छोटा होना चाहिए, इसका मतलब समझे क्या? ये कंडीशनल फॉर्मूला है, छोटे एंगल्स के लिए वैलिड है, बड़े अगर एंगल हुए तो फिर आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा जो कि आपके काम का नहीं है। कॉपी टिल हियर एंड टेल मी इफ इट इज डन। तो यहां पर हम देखते हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ती है, ज्यादा होती है। मतलब अगर आप किसी चीज को, कंडक्टर को गर्म करोगे, जो आपके वायर है उसे गर्म करोगे, तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, तो शायद उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अभी बताऊंगा, शायद इसलिए बोला क्योंकि आपको बताया नहीं है, अभी नीचे आएगा। तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब लोड बढ़ेगा हमारे डिवाइसेस पे। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए किसी भी डिवाइस का, अगर हमारा रेजिस्टेंस कम होगा तो अच्छा होता है हमारे लिए, हमारा बिल कम आता है, ठीक है? और अगर रेजिस्टेंस और बढ़ेगा तो और ड्राइंग पावर बढ़ेगी, आप हीट वीट अभी देखोगे तो हीट और बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड लास्ट में जाके वो कोलैप्स होता है सिस्टम, आग लगती है, ठीक है? तो फिर इस तरह के केबल्स के ऐड आते हैं, फलाना केबल विच डज नॉट टेक्स फायर, केच फायर, वायर विच डू नॉट केच फायर, ऐसे करके कुछ आते भी हैं, है ना? तो अगर वायर गर्म हो जाएगा तो हमको क्या है, वो गर्म हो जाता है तो बाजू वाले वायर से चिपक और जाता है, कि गर्म हो जाता है तो उसके जो उसका इंसुलेशन है प्लास्टिक का होता है, सिंपल चीजों का होता है, अगर ठीक ठाक वायर है तो इंसुलेशन गल जाता है, गल के वो बाजू वाले वायर का इंसुलेशन गला देता है और चिपक जाते हैं। नो, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आप सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव समझते हो इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में चिपक जाते हैं, सिस्टम हो जाता है शॉर्ट सर्किट और होता है फेल, फ्यूज होता है तो फ्यूज हो जाता है, और अगर आपका एमसीबी होती तो घर की एमसीबी डाउन हो जाती है सेफ्टी के लिए, नहीं तो धुआं धुआं हो जाएगा। ये उसकी मैथ है, जो होता है वो क्यों होता है, किस तरह, क्या रिलेशनशिप है, वो आप समझ रहे हो यहाँ। तो इट्स नॉट, मतलब हम चाहेंगे कि हमारे डिवाइसेस का करंट जो टेम्परेचर है वो बढ़े नहीं, ठीक है? टेम्परेचर कम रहेगा तो अच्छा रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें और भी नुकसान हो सकते हैं। तो फिर इसलिए आपके लैपटॉप में कूलिंग फैन होता है और बहुत सारे एक जेल वेल लगाए जाते हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। चलिए आगे बढ़े। हेलो, यस सर। यस सर। यस। यहां पर नेक्स्ट चीज है, इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट
change in area A or length L, then the resistance will also have the same पैटर्न। लिख देता हूं, रिलेशनशिप ठीक नहीं, पैटर्न। मतलब अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, मैं मान रहा हूं कि टेम्परेचर इतना चेंज हुआ ही नहीं है कि लेंथ और एरिया में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, लेंथ और एरिया में उतना चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अगर ऐसा लिखा है, जो कि हमारा सिलेबस भी, हमारे सिलेबस में ऐसा ही लिखा है, या फिर कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब भी यही कि लेंथ और एरिया जो है चेंज नहीं हुए, उस केस में आर इज टू आर नॉट 1+α∆T आपका आंसर आएगा। ठीक है, सेम टाइप का इसका बिहेवियर आता है। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर चेंज है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये गिवन रहेगा आपका ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सेम बिहेवियर रेजिस्टेंस का भी आता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो शायद बोला था, अब मैं मैंडेटरी बोल रहा हूं कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही। ठीक है, और ध्यान दीजिए स्मॉल चेंज के लिए होता है। और ध्यान, एक और बात मैं बता देता हूं, ये अल्फा भी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों। तो एक गिवन टेम्परेचर पे गिवन अल्फा होता है, अगर दूसरे टेम्परेचर पे बात करोगे तो शायद कुछ और अल्फा है। यहां वो अंग्रेजी वर्ड लिख रहा हूं, इट इज टेम्परेचर स्पेसिफिक। इसीलिए टेम्परेचर स्पेसिफिक मतलब अगर एक वायर आपको दे दिया रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री पे, और आपको बोला है कि इस वायर का एल्फा फलाना है, और अगर वो आपने 20 डिग्री गर्म कर दिया, तो वो जो एल्फा है 20 डिग्री के लिए अपन मान लेंगे चलो कांस्टेंट है, तो हमारा रूम टेम्परेचर से 20 ज्यादा हो गया, 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया आपका एल्फा, आपने थ्रू आउट सेम मान लिया, आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप बोल रहे हो नहीं, अब मैं 20 डिग्री बढ़ाने के बाद 30 और बढ़ाऊंगा, तो आपका यहां पर प्रॉब्लम आने वाला है। आप फिर जो 47 डिग्री मतलब 20 डिग्री बढ़ाने के बाद 27 + 20 47 डिग्री पे आपको नया अल्फा मिलेगा, नया इक्वेशन लगेगा। तो बी कॉशियस अबाउट इट, अगर कहीं कोई सवाल आए तो सोच समझ के करना। ठीक है, सब कुछ एक जैसा ही नहीं रख देने का। ठीक है, द सेम अल्फा विल नॉट बी वैलिड, अल्फा चेंज होता है, छोटे मोटे रेंज के लिए अपन यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंट फील हो कि क्या बोल रहे हैं सर इतनी देर से। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने करा देता हूं, एकदम सिंपल स्ट्रेट, इसको कॉम्प्लेक्स कर दूंगा नेक्स्ट में। इफ द, नहीं चेंज नहीं बोलता हूं, इफ द इनिशियल, इफ रेजिस्टेंस of a wire at room temperature is 117 ohm and it वन 100 ohms करना पड़ेगा, सॉरी अच्छी मैथ्स नहीं आएगी, 100 ohms and it increases by 17 ohm when the temperature is increased by 10 degree centigrade, then find out the temperature coefficient अल्फा। एक बार और सोच लेते हैं, 17 डिग्री, 17 ठीक है, 17 ठीक है, बताइए क्या आपको सब कुछ दिखाई दे रहा, पढ़ पा रहे हो आप? इफ
Resistance of a wire at room temperature is 100 ohm and it increases by 17 ohm when the temperature is increased by 10 degree centigrade. Find out the temperature coefficient alpha. Sir, 17 into 10 to the power minus 3. -3. Yes, sir. चलो सही है, दूसरे बच्चे भी ट्राई कीजिए साहब, इतना कठिन नहीं है। 100 से कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया, तो आर फाइनल जो है वो है आर इनिशियल प्लस 17 मतलब 117। तो आर इज टू, आर फाइनल को आर ही लिख देता हूं और आर इनिशियल को आर नॉट लिखता हूं, ठीक है। तो आर आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 117 इसकस टू 100 1 प्लस एल्फा नहीं पता है, यही निकालना है। और चेंज इन टेम्परेचर जानबूझ के इजी सा 10 दिया है ताकि डिवाइड करने में बहुत आसान रहे। तो देखो इस 100 को इसके नीचे ले जाऊंगा तो 1.17 बनेगा, 1 प्लस एल्फा इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा 0.17 इट्स टू एल्फा इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एल्फा आ जाएगा 0.017 केल्विन इनवर्स। खा गए ना बात, है ना, यूनिट भी बतानी चाहिए ना। तो 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, है ना, 17 नहीं लिखेंगे, देखो लिख तो तुम सकते हो बट जो जो रियल साइंटिफिक एक्सप्रेशन है उसमें आपको 1 यूनिट, जो इस तरह से आपको यूनिट्स लिखनी, मतलब इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना होता है। 1.7 इंटू 10⁻², केल्विन इनवर्स आपका, या फिर 1 केल्विन, है ना, मीटर इनवर्स जो भी आप बोलो उसे, केल्विन रेज़ टू पावर -1 आपका एल्फा आएगा। काफी आसान है और काफी सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट दे दिया। इनडायरेक्टली पूछा जाए तो इनडायरेक्ट कैसे सवाल बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन बता दूंगा ना, तो आप आंसर, अरे यार 0.14 कैसे आ गया हेमंत, और वो भी माइनस का। प्लस आएगा। ऋषभ, राठौड़ साहब, यस सर। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? यस सर, आ गया आंसर ये। इतने भारी सवाल नहीं है बट मैं इसे छुपा देता हूं, अगर मैं डेटा को, किसी भी क्वेश्चन को टफ बनाने का तरीका यह है कि डेटा डायरेक्ट मत दो बच्चों को, डेटा भी वो खुद इधर उधर से निकालेगा तब उसे कठिन लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इनडायरेक्ट एक कठिन क्वेश्चन आपके सामने दे देता हूं, बस वेरीफाई करो कि आपने ये सॉल्यूशन कॉपी कर लिया है और आपको समझ में आ गया है। यस सर, कर लिए। Yes, sir. Ready? If a heating coil in a room have current शुरू में क्या करें, 10 एम्पियर, right after connecting to a ऐसा करो 10 को 1 एम्पियर करो यार, ज्यादा करंट है, डिवाइड करने में दिक्कत होगी। 100 वोल्ट सप्लाई, इफ द करंट ड्रॉप टू 1.5 एम्पियर या फिर और कम, ऐसा ऐसा डेटा लेना चाहिए जिससे कि मुझे थोड़ा सा
डिवाइड करने में आसान हो, 1.2 भी चलेगा, थोड़ा मैथमेटिकल डेटा प्रॉपर, 1.25 एम्पियर, ये अच्छा है। इफ द करंट ड्रॉप टू 1.25 एम्पियर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खुद ही हीटिंग कोयल है, हीटर है, रूम हीटर है वो। और शुरू में जब चलाया था तो 1 एम्पियर था, अब जो है 1.25 नहीं होगा यार, ये डेटा कम होना चाहिए, 0.75 एम्पियर कर देते हैं। 0.75 एम्पियर कम हो गया करंट, शुरू में अच्छा खासा 1 एम्पियर करंट था, अब 0.75 एम्पियर हो गया है टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से। देन फाइंड आउट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा। सेम सवाल है, ध्यान रखना, क्वेश्चन एकदम सेम है, पिछला वाला ही है, बस डेटा जो है मैंने छुपा दिया। अब डेटा भी तुम्हें ही निकालना है, कौन है डेटा, अब तुम प्रोसेस करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाट वेंट मिसिंग, व्हाट इज देयर ऑलरेडी, आपको बताना है। सर ओके ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट, टेम्परेचर मुझे आपको बताना पड़ेगा। इंक्रीमेंट टेम्परेचर बाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मतलब अल्फा आप थ्रू आउट एवरेज कोएफिशिएंट, एवरेज्ड ओवर टेम्परेचर, मतलब ऑन एन एवरेज लिख देता हूं, ऑन एन एवरेज, मतलब आपको एडजेक्ट नहीं मिलेगा, आप जो आंसर आएगा आपका एवरेज आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करना है, पर आपका आंसर एवरेज आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रेंज थोड़ी ठीक ठाक दे दीजिए, मतलब 50 डिग्री का इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, तो आपको एवरेज पूछ लिया, मतलब वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी फॉर्मूला से करना है, बट आपका आंसर एवरेज आएगा। आपको कंसिडर करना है कि थ्रू आउट ये जो है एक ठीक ठाक अमाउंट से बड़ा, बट उसको अपन एवरेज करके आंसर दे रहे हैं। हाँ जी बोलिए, शायद ऋषभ कुछ बोल रहे हो, अविरल बोल रहा सर था, आंसर आ गया। बोलिए सर वो क्या। फर्स्ट लाइन में 1.0 एम्पियर के बाद क्या लिखा है? राइट आफ्टर, RIGHT, अंग्रेजी भाई बोलता भी तो हूं ना यार, साथ साथ बोलता नहीं हूं क्या मैं? सर वो छूट गया था। ये मान लीजिए हमारा सर्किट था, मैंने गया, रूम में ठंड लग रही थी, ये बंद, इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही यहाँ पर एक पता नहीं कैसा एक जादुई डिवाइस होता है जिसका नाम होता है एमीटर, जिसे मैंने सीरीज में लगाते हैं, और सीरीज में लगाते हैं तो इसमें रीडिंग आई 1 एम्पियर, मतलब यहाँ पर मुझे पहले ही पता चल गया, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सवाल में ही लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर का करंट है, एक सिंपल सा सर्किट यहाँ से दिख रहा है, तो आर नोट मेरा क्या आ जाएगा 100/I, या फिर आप कैसे, मतलब V बराबर IR हमारा ओम्स लॉ होता है, कई दिनों से हम देख रहे हैं, तो मेरा R जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल जो रेजिस्टेंस है जो कि रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, 100/1 मेरा 100 ओम का इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा आ जाता है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर ये चला तो रूम का टेम्परेचर भी बढ़ा, उसका खुद का भी बढ़ा, फिर एक वो स्टडी टेम्परेचर हमारा आ गया, फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए, तो वो आ गया R। फिर एक जादुई डिवाइस एमीटर यहाँ अभी भी लगा हुआ है, और इस तरह से स्विच अभी भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर अब चूंकि बढ़ चुका है तो रेजिस्टेंस जो है चेंज हो चुका है, और इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, इस वजह से यहाँ पर करंट जो है थोड़ा घट गया, 0.75 एम्पियर यहाँ करंट रह गया, क्योंकि 100 वोल्ट की बैटरी थी। ओम्स लॉ अभी भी वैलिड है, तो V कितना है 100, तो R मेरा जो नया है वो आएगा 100/0.75, मतलब 0.7 मतलब 3/4, तो 400/3 यहाँ पर मेरा। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? सर ड्रॉप हुआ है ना करंट। हाँ करंट ड्रॉप हुआ है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है,
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। मैंने करंट ड्रॉप बोल दिया क्या? करंट ड्रॉप हुआ है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। यस सर। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, आई डोंट नो, बट टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घट जाएगा, 1 की जगह 0.75 रह गया। ठीक है, तो हमें इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंसेस इस बार हाइड करके क्वेश्चन में दिए गए हैं। बस अब तो वही ऊपर वाला सवाल हो गया। आर फाइनल, ये आर नोट था, आर फाइनल इज टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं एवरेज आएगा। सवाल में भी बोला एवरेज निकाल के दे दो, जो भी आ रहा है वो निकाल के दे दो। हम भी यही करते हैं कि जो आता है वो निकाल के यहाँ से दे देते हैं। आर जो है वो आ रहा है मेरा 400/3, और आर नोट है 100, 1 है 1, एल्फा पता करना है, डेल्टा है टेम्परेचर डिफरेंस है 50। तो ये क्वेश्चन वहीं से, अब ये सवाल जो है वही हो गया जो ओरिजिनल था। जो ओरिजिनल था उसमें कुछ डेटा मैंने छुपा दिया। क्या छुपा दिया था? इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंस ही छुपा दी। कैसे छुपा दिए? सिंपल सा ओम्स लॉ का यूज कर लिया। ओम्स लॉ से बताओ, समझे मेरी बात को? यस सर। और कॉम्प्लेक्स भी कर सकता हूँ इस सवाल को, बीच में कोई और रेजिस्टेंस भी लगा दूं तो तुम्हें और सोचना पड़ेगा, करंट है तो रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, कर लेंगे, है ना। थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी अगर अलग अलग सवालों को मैं मिक्स करता जाऊंगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाएगा। तो ये 4/3 माइनस 1 1/3 आ जाएगा, तो एल्फा आ जाएगा 1/150, है ना, केल्विन इनवर्स। ओके, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस आपको थोड़ा समझ में आया क्या? कुछ आंसर्स आए। 6.6 इंटू 10⁻³ 1 अपॉन केल्विन, 4.6 इंटू 10⁻²। एक मिनट में चेक करता हूँ क्या है। 1/150 है ना, केल्विन इनवर्स, ये भी सही है। 1/150 को अगर सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15, तो 100। चलो, चूंकि बच्चों ने मैथमेटिकल थोड़ा सा सोल्व करके बताया तो मैं भी आपको सोल्व करके बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। इसको 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से 1000 इंटू मिली कर दिया मान लीजिए, है ना, या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, 0 से 0 काटा, 5 3 जा 5 20 जा, तो 6.6 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो ये है। और मैं उसको चेंज ही नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम कर ही लोगे, हाँ कि ना। तो बच्चों ने, कुछ बच्चों ने अच्छे जवाब, सही जवाब भी दिए, उन सबको बधाई, शाबाश, है ना। थोड़ा सा प्रोसेसिंग हम बढ़ा देते हैं तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रियल में नहीं होता। वो प्रोसेस कर लोगे तो काफी आसान लगेगा, नहीं कर पाओगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का समय आ चुका है। एक और बात मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, तो सेमीकंडक्टर्स में जो ये अल्फा है ना वो नेगेटिव होता है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो उसका रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटता है तो वो डिवाइस अच्छे होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस sir. कम होना अच्छी बात है, या रजिस्टिविटी किसी मटेरियल की कम होती है तो अच्छा होता है। जैसे मैंने पहले बताया, सिल्वर जो एजी है, एयू है जो सबसे अच्छा है, एजी ठीक है, कॉपर ठीक ठाक है, आयरन नॉट गुड। पर हम लोग क्या है, सस्ता, उपलब्ध और अवेलेबल और अच्छा ठीक ठाक यूज करते हैं बाजार। चाहे तो एजी भी लगा सकते हैं पर महंगा बहुत है ना, समझे। अब एक और बात आता है कि ऐसे भी सब्सटेंसेस बाजार में, मतलब बाजार में क्या, दुनिया में इंसान ढूंढ रहा है जिसमें रेजिस्टेंस एकदम कम हो। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम हीटिंग होगी, उतना अच्छा कंडक्टर वो कहलाएगा। अगर हम लोग जीरो रेजिस्टेंस का कोई मटेरियल ढूंढ लें, जो कि यूं बोलते हैं कि मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे एच जो है वो जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है, उन्हें सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक जनरल नॉलेज की बात आपको बताई मैंने। नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। उम्मीद है ये चीजें आपको काफी अच्छी लग रही होगी क्योंकि ये कैपेसिटर में भी हमने पढ़ी हुई और बचपन में भी पढ़ी हुई। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन।
आपको पता है कैपेसिटर में, आपने थोड़े ही समय पहले पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या 3 या 4, मैं 3 से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 रेजिस्टेंसेस ले लेके वो तीनों सीरीज में कनेक्टेड होता है, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, तीसरे का हेड ऐसे ओपन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ध्यान दें, हालांकि रेजिस्टेंस में हेड टेल डिफाइन नहीं होता, रेजिस्टेंस में ये और ये दोनों सेम है, आप इसको पलट के लगा दोगे तब भी सेम है, बट ये फिक्स है कि मतलब एक का पीछे दूसरा के पीछे तीसरा ऐसे लगेगा, ना कि तीनों का एक एंड कॉमन नहीं है ना, जो कि हमने कैपेसिटर में देखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हालांकि ना तो रेजिस्टेंस में कोई पोलरिटी होती, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, कैसे लगा दो, कैपेसिटर में भी कोई पोलरिटी नहीं होती, कोई कैसे लगा दो, फ्यूचर में इंडक्टर देखेंगे उसमें भी कोई पोलरिटी नहीं होती, कैसे लगा दो। बैटरी जो होती है हालांकि उसमें पोलरिटी होती है प्लस माइनस, ठीक है, तो उसको हमें ध्यान से लगाना होता है। डायोड्स जो होते हैं फ्यूचर में आप देखोगे, या फिर एलईडी जो होती है उसको अपने को प्रॉपरली लगाना होता है। ट्रायोड्स जो देखो ट्रांजिस्टर होते हैं उन्हें प्रॉपरली लगाना होता है। इन 3 चीजें जो अपने अभी तक आर, सी और फ्यूचर में एल पढ़ेंगे, इनको लगाने से पहले देखना नहीं होता कि सीधा है कि उल्टा है, सब सेम है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मतलब एक का हेड टेल बोलने का मतलब है कि एक के पीछे दूसरे के पीछे तीसरा, जो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसी से जो हमारा आर इफेक्टिव बनता है, R1 R2 R3 हम बोल देते हैं इसे, इससे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें चाहिए जो कि इन तीनों के बराबर काम कर दे। अब कैसे पता चलेगा, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस तरह से किसी भी रैंडम बैटरी से आप कनेक्ट करके इसको एनालाइज कर सकते हो। ध्यान दीजिए, एनालाइज ऐसे बैटरी से कनेक्ट करके किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके रखा है, बैटरी नहीं लगाई तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। बैटरी लगा के हम इसे समझते हैं, बिना बैटरी लगाए भी हमारा आंसर यही आएगा जो बैटरी लगा के आएगा। और हम चाहते हैं कि जो ये एनालिसिस है सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंट रहे, मतलब इक्विवेलेंट मतलब सेम बैटरी लगाने पर, सेम बैटरी मतलब वही ई बैटरी, ई बोलो कि वी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराने लोग ईएमएफ बोलते थे इसलिए ई सिंबल बला लगा देते हैं। सेम ई बैटरी लगाने पर सेम करंट यहां से प्रोड्यूस होना चाहिए जो इन तीनों को लगाने पर प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब अगर सेम करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो आर इक्विवेलेंट है वो उन तीनों का बराबर काम कर देगा। मतलब जहां आपको 3-3 रेजिस्टेंस लगाने थे उसकी जगह आप आर इक्विवेलेंट लगा दोगे तो आपका सेम काम होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमारा एक सिंपल सा बेसिक पैटर्न है। तो इसमें एक और चीज खास होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले भी देख के आए हैं, केसीएल में भी हमने सीखा कि अगर यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है तो तीनों में जो करंट होगा वो तीनों में सेम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट। पहले क्या था, सेम चार्ज, अब चार्ज सेम है तो चार्ज का रेट भी सेम है, चार्ज ही सेम पास हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज भी सेम होगा। तो वही वाली बात है, केसीएल से भी समझ सकते हैं और फंडामेंटल भी समझ सकते हैं कि भैया इसमें चार्ज जो है सेम होता है। बट जो ये वोल्टेज होता है, जैसे यहाँ पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, लेट से ये V1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, लेट से ये जानबूझ के ऐसा ही बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच जो वोल्टेज होगा V1, ये जो वोल्टेज होगा V2, और तीसरे वाले का जो वोल्टेज है V3। अब जरूरी नहीं कि ये सेम हो, जनरली ये अलग अलग होता है, जनरली ये अलग अलग होता है, पर क्या है कभी कभी सेम भी हो जाता है। तो सेम वाला मैं बाद में बताऊंगा, सेम हो जाता है मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो, जो भूलूंगा नहीं, ठीक भाई। तो अब हमारे को पता है तीनों में करंट सेम पास हो रहा है, तो तीनों का जो वोल्टेज है V1 V2 और V3, हमें केवीएल लगाना आता है तो मैं केवीएल यहां पर लगा देता हूं। इस पॉइंट से शुरू करता हूं, ए पॉइंट तो इधर से इधर जाता हूं। तो केवीएल का रूल है, नेगेटिव से पॉजिटिव आप जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, तो मैं प्लस ई लिख देता हूं। यहां पर देखो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं और मुझे पता है करंट खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो मतलब मैं हाई से लो की तरफ जा रहा हूं। मैं कैसे घूम रहा हूं इसमें, मैं ऐसे चक्कर काट रहा हूं, ए से घूम के यूं जाके ऐसे आना चाह रहा हूं। तो यहां तो मैं लो से हाई गया तो प्लस लिखा, यहां मैं हाई से लो जा रहा हूं। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है यहां पर हाई पोटेंशियल है। कैसे, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है, देखो हाई पोटेंशियल, ये करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट हाई से लो जाता है और आप भी करंट के साथ जा रहे हो तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, ओम्स लॉ के हिसाब से मैं एक बार के लिए V1 V2 डिक्रीज V3 डिक्रीज इस तरह से लिख देता हूं। यहां थोड़ा सा पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, इस तरह से समझा देता हूं, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और घूम फिर के ए पे आ गए तो 0 हो जाना चाहिए। अब यहां पर मैं इस तरह इसको इस लिख सकता हूं, V बराबर IR था,
आई मेरा आई है, आर मेरा R1 है, तो आई इंटू R1। बताइए समझ में आया आपको? V बराबर IR ओम्स लो। यस सर। तो मैंने ओम्स लो लगाया इस पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसमें करंट था I, तो I इंटू R1, बट माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। और इधर I इंटू R2 सेम करंट, I इंटू R3 सेम करंट, इज टू 0। बोलो हाँ कि ना? करंट सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए। इज दैट फाइन? यस सर। यस सर। यहां से हमने सीखा E इज टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। किसी को इस बात में कोई शक है क्या? नो सर। तो मैं No, इधर इस वाले जो नया जो ये सर्किट मैंने इक्विवेलेंट सर्किट जिसे मैं मान रहा हूं, उसमें भी मैं केवीएल लगा देता हूं, किरचॉफ वोल्टेज लो। हालांकि इसमें काफी आसानी से हो जाएगा। यहाँ ए पे खड़ा हूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इधर मैं सर्कल में ऐसे जाना चाह रहा हूं, तो यहां से मैं देखूंगा कि मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो प्लस ई लिखूंगा। और करंट भी इधर ही जा रहा था, मैं भी इधर ही जा रहा, तो करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो ड्रॉप होगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट का ड्रॉप होगा। ये कैसे पता चला? इसमें भी V बराबर IR, इसमें भी वैलिड है मेरा ओम्स लॉ। कोई दिक्कत किसी को? यहां से मैंने E निकाला I इंटू आर इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत? नो सर। मैं बोल रहा हूं मैंने बैटरी सेम लगाई थी, तो ये दोनों इस दोनों के बराबर होना चाहिए। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि सेम बैटरी लगाने पर जो उसका इफेक्ट था, उसका करंट, वो भी सेम था। अगर यहाँ पर ये सेम है तो यहाँ से आपको आर इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने ये इसलिए 3 लगा के बताया क्योंकि मुझे पता है 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 2 लगाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिराइव करने में कुछ खास मेहनत तो करनी नहीं है, रिपीटेटिव वर्क आएगा। तो 3 का भी मैंने बता दिया, 2 का आपने 10th क्लास में पढ़ा था, और ये कॉम्बिनेशन आपको अपने दिमाग में रिवाइज हुआ होगा। 10th क्लास में आपने यही चीज देखी थी कि सीरीज में जब 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। आई होप दैट इज फाइन, कॉपी इट वेल। केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम लोगों ने कैपेसिटेंस में ये चीज ऑलरेडी देखी हुई है कि इन अ लूप, क्लोज लूप, अगर आप मूव करते हो तो आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप 0 आता है, क्योंकि लौट के पंछी घर को आ गए। वहीं आ गए हो तो ए का ए पर ही आ गए हो, तो ड्रॉप क्या होगा? नहीं होगा ड्रॉप। हालांकि ये चीज एकदम इजी सी लग रही है बोलने में, बट उस समय जब किरचॉफ ने इस बात को बोला तो बहुत सरप्राइजिंग था, लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था, इसलिए उसे लॉ माना गया और उसे अभी तक हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अभी तक वो वैलिड है, कम से कम रेजिस्टेंसेस के लिए जो आप देख रहे हो वहां। इवन फ्यूचर में भी ये सब जगह वैलिड रहेगा, कहीं पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, केवीएल हमेशा लगता है। बट अभी हम रेजिस्टेंस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर किसी को कोई छोटी सी बात में भी डाउट हो कि नहीं सर ऐसे कैसे वैसे बोल दिया, तो आप प्लीज अपनी बात पूछें और उस डाउट को किल करें, इंतजार ना करें। सोनी जी, यस सर। समझ में आ रहा है सब? शेयद, जोया? यस सर, आ रहा है। यस सर। वेरी वेल। जोया नहीं बोली? बोला। बोला, शाबाश बच्चे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट। चलो अभी तो आप कॉपी कर रहे होंगे, तब तक दूसरे बच्चों से भी हालचाल पूछ लेते हैं। चारू मिश्रा, सब बढ़िया बेटा? यस सर। केशव, कात्यानी, केफ, यस सर। समझ में आ रहा केशव? यस सर। कात्यानी बेटा, आर यू लिसनिंग? ओके, आपका माइक्रोफोन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, या फिर आप दूर से बोल रहे हो? ठीक है, आई कंसिडर दैट आई यस, एंड थिंग्स आर गोइंग वेल। सिंपल सी चीज है, सेम चीज मैंने तब भी प्रूव करी थी, आज भी प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तब भी बोला था कि कैपेसिटर अगर आपने पढ़ लिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आधे से ज्यादा कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। एक बार मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा और उसके बाद हम फाइनली
जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखेंगे तो सेम क्वेश्चन फिर से कराऊंगा, जो मेरे कैपेसिटर में क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन यहाँ आएंगे, बस वहां आंसर कुछ और आता था, यहाँ आंसर कुछ और आएगा, पैटर्न सेम होंगे। यहाँ तक कर लिया? इफ यू हैव डन प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन स्क्रॉल एंड टीच यू फर्दर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी वेल। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होता है, ध्यान दीजिए, सेम करंट होता है। वोल्टेज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, वोल्टेज में भी सेम, में भी डिफरेंट लिखता हूं क्योंकि जनरली डिफरेंट होता है, परंतु एक केस और आता है जब ये सेम हो जाता है, इसलिए मस्ट बी सेम नहीं बोल सकते इसको। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाली वोल्टेज में भी सेम, में भी डिफरेंट, मतलब 99% ऑफ द टाइम ये डिफरेंट ही होता है, क्योंकि वोल्टेज क्या आ रहा है बच्चे, वोल्टेज आ रहा है यहां पर देखिए R1 V1 IR IR2 IR3, तीनों का वोल्टेज I इंटू R1 I इंटू R2 एंड I इंटू R3 आ रहा है। ठीक है, तो तीनों का जब इंडिविजुअल वोल्टेज देखेंगे तो R1 R2 R3 के पे डिपेंड कर रहा है, बट कभी कभी क्या करते हैं तीनों रेजिस्टेंस सेम ले लेते हैं R R R, तो फिर वोल्टेज जो है भी सेम आ जाता है, करंट भी सेम वोल्टेज भी सेम, समझे? दैट्स व्हाई आई डिडंट से मस्ट बी, हैव टू बी नहीं लिखा। अंग्रेजी का शब्द अगर गलत यूज कर लोगे तो आपका जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगा। देखो आपने अगर मस्ट बोल दिया ना किसी चीज के लिए, तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट इसे पूरे को फॉल्स बनेगा, बना देगा, और मे भी अगर आपने यूज किया है तो एक राइट स्टेटमेंट इस पूरे को ट्रू बना देगा। ये ट्रू फॉल्स और स्टेटमेंट के कंडीशन का रूल है, समझे? यस सर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं एक छोटी सी इक्वेशन और, कि इफ देयर आर, छोटी सी बात ऑफ इफ देयर वर n रेजिस्टेंसेस, अगर यहां पर n रेजिस्टेंसेस होंगे तो R इक्विवेलेंट, ऑब्वियसली सीरीज की बात कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट हो जाएगा सबका सम सीरीज में डायरेक्ट, I कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कि ये ठीक लिख दिया ना मैंने? यस सर, यस सर। चुपचाप सबका सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और सब अगर इफ देयर वर n इक्वल रेजिस्टेंसेस, अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा NR। लेट से हर एक का वैल्यू R0 था, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इक्वल रेजिस्टेंसेस ब्रैकेट में लिख देता हूं R0, देन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आप R0 को R0 n टाइम जोड़ोगे तो n R0 आपका आंसर आएगा। ओके, और इसी केस में वोल्टेज भी बराबर बटेगा सब में। इन दिस केस करंट तो बराबर होगा, ये जो अभी टिक लगाया हुआ है उसमें वोल्टेज भी बराबर बटेगा, इसलिए मैंने यहां पर हैव टू बी, मस्ट बी, ऑलवेज नहीं लिखा। छोटी सी बात है बट बहुत बड़ा चेंज लाती है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हाई होनी चाहिए, हाँ सर एकदम क्लियर है। ठीक है, Yes, sir. वेरी वेल, कुछ बच्चों ने एनआर का आंसर भी दे दिया, शाबाश। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी विल लर्न इट फर्दर। कल हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन में इनके कॉम्बिनेशन बताएंगे। आज की क्लास इतनी थी, अपनों के पास रहिए, पढ़ाइयों से दूर रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, नहा भी लीजिए और मस्त रहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मीटिंग विल बी ऑटोमेटिकली एंड, कॉपी इट एज सुन एज पॉसिबल और टेक अ स्क्रीनशॉट।